नमस्कार। डिजिटल कक्षा में आप सब बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों का इतिहास विषय में स्वागत है। इतिहास विषय के प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत कोटा विश्वविद्यालय कोटा के पाठ्यक्रम में इस प्रश्न पत्र में द्वितीय इकाई में एक जो महत्वपूर्ण टॉपिक आता है वो ब्रिटिश सर्वोच्चता अथवा परमोच्चता का उद्भव एवं विकास है। इस विषय पर हम कंपनी सरकार की और साथ साथ ब्रिटिश सरकार की उन नीतियों की समालोचना करते हैं जिनके तहत उन्होंने भारतीय रियासतों को अपने अधीन किया या भारत में सर्वोच्चता स्थापित की। अंग्रेजी में बहुत सीधा है द ब्रिटिश पैरामाउंटेसी। हिंदी में इसके लिए ब्रिटिश सर्वोच्चता, ब्रिटिश परमोच्चता, ब्रिटिश संप्रभुता के नाम से इस विषय को विवेचना दी जाती है। तो जो ब्रिटिश परमोच्चता या सर्वोच्चता की नीति थी कि किस प्रकार इन्होंने अपनी इस नीति का विकास किया, इस संदर्भ में जो 4 प्रकार की नीतियां दिखाई पड़ती हैं, जिनमें पहली नीति जिसे रिंग फेंस पॉलिसी, एक लोकप्रिय नाम दिया गया, रिंग फेंस पॉलिसी हम कह देते हैं, उस रिंग फेंस पॉलिसी या सुरक्षित घेरे की नीति का जो काल है वो 1757 से 1813 ईस्वी तक का काल है। और इस रिंग फेंस पॉलिसी के माध्यम से भारत में ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार के क्रम में उपनिवेशवादी नीति की दृष्टि से वारेन हेस्टिंग्स की ये जो रिंग फेंस पॉलिसी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वस्तुतः वारेन हेस्टिंग्स का मानना था कि ब्रिटिश कंपनी ने भारतीय रियासतों की बराबरी का दर्जा प्राप्त कर लिया है, इसलिए कंपनी की राज्य की सुरक्षा के लिए किसी कारगर नीति को लागू करना अत्यंत आवश्यक है। इसी कारण उसने रिंग फेंस अथवा घेरे की नीति या सुरक्षित घेरे की नीति का प्रतिपादन किया। तो वारेन हेस्टिंग्स की इस रिंग फेंस नीति के अंतर्गत कंपनी ने अपने राज्य के चारों ओर बफर स्टेट यानी अंतस्थ राज्य बनाने का प्रयत्न किया। इस नीति के अनुसार कंपनी ने यह निर्धारित किया कि अपने पड़ोसी राज्यों की सीमाओं की रक्षा की जाए ताकि अपनी सीमाएं भी सुरक्षित रहें। कंपनी द्वारा ऐसी नीति अपनाए जाने के कारण जाने का जो मुख्य कारण था वह अभी भी वारेन हेस्टिंग्स को अफ़गानों व मराठों से भय के कारण था। वारेन हेस्टिंग्स अभी भी अफ़गानों और मराठों से भयभीत रहते थे। एक ओर अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण हो रहे थे और दूसरी ओर मराठे भी चौथ वसूली के लिए बंगाल, उड़ीसा, रोहिलखंड आदि में धावे बोलते रहते थे। इसलिए कंपनी के राज्य को भी मराठों एवं अफ़गानों से भय बना रहता था। वारेन हेस्टिंग्स ने अवध की सुरक्षा के दायित्व को इस शर्त पर संभालना स्वीकार किया कि अवध का नवाब इस सुरक्षा पर होने वाले व्यय का बोझ उठाएगा। यह मान लिया गया कि अवध की सुरक्षा ही बंगाल की सुरक्षा है। इस नीति के अंतर्गत ब्रिटिश कंपनी द्वारा भारतीय रियासतों के साथ समानता के स्तर पर मित्रता करते हुए यह संधि की जाती थी कि आवश्यकता पड़ने पर दोनों ही शक्तियाँ एक दूसरे को सहायता प्रदान करेंगी, किंतु दोनों ही शक्तियाँ एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगी। तो रिंग फेंस पॉलिसी की एक विशेषता आपको ये ध्यान में रखनी चाहिए कि भारतीय रियासतें और कंपनी दोनों एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगी।
मैं इस बात को इसलिए रेखांकित या अंडरलाइन कर रहा हूँ कि भविष्य में आप जब ब्रिटिश नीतियों के बारे में देखेंगे तो किस प्रकार उन्होंने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया। लॉर्ड बेल्जी के समय में रियासतों के प्रति कंपनी के दृष्टिकोण में परिवर्तन आया। बेल्जी का दृष्टिकोण साम्राज्यवादी था। बेल्जी का उद्देश्य देसी रियासतों को अपनी सुरक्षा के लिए कंपनी पर निर्भर करने के लिए बाध्य करना था। वह चाहता था कि कंपनी भारत की सर्वोच्च शक्ति बन जाए। वह कंपनी के प्रदेश का विस्तार करना चाहता था। उसने अपने पूर्ववर्ती गवर्नर जनरल जॉन शोर की शांति एवं निष्पक्षता की नीति का परित्याग कर दिया और साम्राज्यवादी विस्तार के लिए युद्ध की नीति अपनाई। वह ऐसा विश्वास करता था कि निष्पक्षता की नीति से मात्र कंपनी के शत्रुओं को ही लाभ होगा। ब्रिटिश मंत्रिमंडल द्वारा भी बेल्जी की इस नीति का समर्थन किया गया। बेल्जी द्वारा भारतीय शक्तियों को अपने नियंत्रण में लाने के लिए सहायक प्रणाली का प्रयोग किया गया। ब्रिटिश इतिहासकार अल्फ्रेड लॉयल ने कंपनी द्वारा भारत में किए जाने वाले युद्धों को 3 उत्तरोत्तर चरणों में बांटा है। लॉयल का मानना है कि प्रथम चरण में ब्रिटिश कंपनी ने भारतीय शक्तियों को उनके युद्धों में किराए पर सेना प्रदान की। इस नीति के अंतर्गत 1768 ईस्वी में कंपनी ने हैदराबाद के निजाम के साथ सुरक्षात्मक संधि की। दूसरे चरण में कंपनी ने अपने भारतीय मित्र शक्तियों की सहायता के लिए युद्ध में स्वयं भाग लिया, जबकि तीसरे चरण में इन भारतीय शक्तियों द्वारा कंपनियों को ईस्ट इंडिया कंपनी को सैन्य सेवा के बदले धन प्रदान किया गया। इसी धन के माध्यम से कंपनी ने अपने सैन्य प्रबंध को सुव्यवस्थित एवं विस्तारित किया और चौथे चरण में कंपनी द्वारा अपने मित्रों की सीमाओं की रक्षा का भार अपने कंधों पर ले लिया गया। इस कार्य के लिए मित्र राज्य के व्यय पर अपनी एक सहायक सेना उस राज्य विशेष के लिए रख दी गई। यह भी सुनिश्चित किया गया कि इस सेना के किराए के बदले मित्र राज्य अपने प्रदेश का एक भूभाग कंपनी को देगा। इस प्रणाली का प्रारंभ लॉर्ड बेल्जी द्वारा ही किया गया, जिसे सहायक संधि के अंतर्गत ही परिभाषित किया जाता है। वस्तुतः सहायक संधि का प्रारंभ सर्वप्रथम डुप्ले द्वारा किया गया था। डुप्ले न ही किराए पर भारतीय शासकों को सेना देने की प्रणाली को प्रारंभ कर रहे थे, बल्कि क्लाइव के समय से ही ब्रिटिश प्रशासकों द्वारा इस प्रणाली को किसी न किसी रूप में अपनाया गया। स्वयं क्लाइव द्वारा 1765 में अवध के साथ जो संधि की गई, उसमें कंपनी ने धन के बदले अपनी सीमाओं की रक्षा करने का वचन दिया था। साथ ही कंपनी का जो रेजिडेंट था वो लखनऊ में रहना स्वीकार किया गया था। जॉन शोर द्वारा भी अवध के साथ जो संधि की गई, उसके प्रावधान भी सहायक संधि से मिलते जुलते ही रहे। फिर भी सहायक संधि के साथ बेल्जी का नाम भी जोड़ा जाता है, क्योंकि बेल्जी ने पहली बार सुव्यवस्थित रूप से इस प्रणाली को भारत में लागू किया। उसकी इस प्रणाली की मुख्य विशेषता यह भी रही कि उसने कंपनी की सैनिक सेवाओं के बदले देसी राज्यों से भूभागों की मांग की। सहायक संधि के अंतर्गत सामान्यतः जो प्रावधान किए जाते थे, वो उन प्रावधानों में रिंग फेंस पॉलिसी की छाप, यानी सुरक्षित घेरे की नीति की छाप स्पष्ट दिखाई पड़ती है। आगे मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस पूरी जो ब्रिटिश सर्वोच्चता के उद्भव और विकास की पॉलिसी है, उसको हम अगले भाग में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। इस भाग में सिर्फ रिंग फेंस पॉलिसी से संदर्भ में ही हम बात करना चाहेंगे। तो इस संबंध में के.एम. पणेकर महोदय ने अपनी पुस्तक ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड्स इंडियन स्टेट्स में इस काल की, यानी रिंग फेंस पॉलिसी का जो काल है 1757 ईस्वी से 1813 ईस्वी में ब्रिटिश कंपनी की जो विशेषताएं हैं, यानी ब्रिटिश नीति के संदर्भ में, उनमें 2 विशेषताएं प्रमुख तौर से गिनाई जाती हैं।
मैसूर को छोड़कर कंपनी ने समस्त संधियां समानता के आधार पर की थीं। कंपनी ने कहीं भी अपने बड़प्पन अथवा साम्राज्यवादी अधिकार का दावा नहीं किया था। दूसरी बात यह है कि इन संधियों द्वारा इस बात पर विशेष ध्यान दिया गया था कि शासक का अपनी प्रजा पर पूर्ण अधिकार बना रहे और उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न किया जाए। तो इस तरह से ये जो कंपनी की रिंग फेंस पॉलिसी थी, सुरक्षित घेरे की नीति, ये महत्वपूर्ण है। और बी खंड में प्रायः रिंग फेंस पॉलिसी पर प्रश्न आते हैं जिनमें आपसे इसकी विशेषता या समीक्षा करने को कहा जाता है। और अगले जो ब्रिटिश सर्वोच्चता के विकास की 3 नीतियां हैं उनको अगले भाग में हम आपके सामने चर्चा करेंगे। धन्यवाद।